की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित खजौली विधानसभा के महागठबंधन के माननीय सीताराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेतागण आदरणीय ठाकुर जी, सीपीआई के नेतागण, सीपीआईएम के नेतागण, सीपीआईएम के नेतागण, आप तमाम लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मिथिला की इस पावन धरती पर, मिथिला की इस महान भूमि पर आने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौजवान दोस्तों का, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, खेतों में खून पसीना बहाने वाले, आप तमाम आम आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक साथी ने मुझे कहा कि मैथिली में बोलिए। बात यह है कि हमार मैथिली शुद्ध नहीं है। हमार मैथिली ठेठ मैथिली है, शुद्ध मैथिली बाजै छियै। दूसरी बात, एक नौजवान दोस्त जो है वो नारा लगाते हुए कह रहे थे, साथी कन्हैया मत घबराना। देखिए, एक बात का हम आपको गारंटी देते हैं, धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिससे हम घबराते। और घबराता कौन है? घबराता वो है जो फूल के सेज पे पड़ा हो। हम लोग के कांटों का साथ नहीं करते। अरे कोई ऐसी विरासत थोड़ी है हमारे पास। बचपन से ही मेहनत मजदूरी किए हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तभी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पढ़ाई करते थे। आज भी जो है घर परिवार के लोग मेहनत मजदूरी ही करते हैं। भाई सब सेना का नौकरी करता है, बंदूक लेकर के देश की रक्षा करता है। एक बात का गारंटी देते हैं आप लोगों को, इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी के लिए एक एक कतरा बहा देंगे। कोई माई का लाल नहीं है, कोई ऐसी जेल नहीं है, कोई ऐसी पुलिस नहीं है, ताकत नहीं है कि हमारी आवाज को दबा देंगे। इसलिए बाकी कुछ भी आप सोचिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम घबरा जाएंगे। और उनसे क्या घबराना, उनसे क्या घबराना। अरे हम यहाँ पैदा हुए हैं, बिहार में हमारा जन्म हुआ है। बहुत तरह का फिरंगी लोग इधर घूम रहा है, तो फिरंगी लोग से हम लोग घबरा जाएंगे। हमारे यहाँ एक झील है, कांवर झील। कांवर झील के पास जनवरी में साइबेरिया से पक्षी आता है। चुनाव का सीजन है, चील गाड़ी लेकर के उड़ रहा है। हम लोग मिट्टी में रहने वाले धसे हुए लोग हैं। आपको भी यही कहना चाहते हैं कि मन में कोई धड़ी धोखा मत रखिए। हम तो किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेते हैं महागठबंधन के प्रत्याशी के अलावा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। इस किनारे हम खड़े हैं, उस किनारे वो खड़े हैं। इस किनारे खड़े होकर के हम लोग बिहार का मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं, उस किनारे वो लोग बिहार का सौदा करना चाहते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा जो इस मिट्टी से बेवफाई नहीं करती है, और दूसरी वो जो इस मिट्टी के साथ सौदेबाजी करती है। सीताराम बाबू ने फोन किया
कहा कि खजौली आ जाएगी। हम बोले आप अगर नहीं बुलाते तब भी आते, क्योंकि हमारे खून में वफादारी है। जब हम जनगण मन यात्रा कर रहे थे तो तमाम राजनीतिक अड़चनों के बावजूद आप हमारे मंच पे आकर के बैठे थे। ये हमको याद है और हम अपनी बात बोल करके पलटने वाले नहीं हैं कि मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। पलटने वाले इंसान नहीं है। और उसी समय हम आपको बोले थे कि गठबंधन होगा तब भी और नहीं होगा तब भी आपका प्रचार करना जरूरी है। हमारे साथ जो लोग आंदोलन में खड़े होते हैं उनका चेहरा हमको याद रहता है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ मंच पर उपस्थित बहुत सारे लोगों को, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चेहरों को जो हमारे साथ इस आंदोलन में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि हमारी लड़ाई महज किसी को विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बिहार को बचाने की लड़ाई है। लोगों का साथ मिलेगा ना? बहुत से लोग हाथ में उठा रहे हैं। आपका मन में कोई शंका है? ये बिहार बदलने की लड़ाई है। ये महज चुनाव नहीं है। ये अगर महज चुनाव होता तो हम भी अन्य नेताओं की तरह अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में सोच रहे होते। हम राजनीतिक कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अरे कोई उंगली बड़ी है कोई उंगली छोटी है, लेकिन जब तक ये पांचों उंगली नहीं मिलता है भात दाल भी सौंग नहीं खाते। पता है ना कि भात दाल को कौन छिकाए? तो भात दाल भी आप सौंग करके नहीं खा सकते हैं अगर ये पांचों उंगली काम नहीं करेगा। और यही पांचों उंगली जब मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, और ये मुट्ठी जो अपने हाथ और अधिकार के लिए बन जाती है इसलिए हमने ये एकता कायम की है। ये एकता हमने कायम की है कि इस चुनाव को महज हम चुनाव की तरह नहीं, बिहार बचाने के जन आंदोलन की तरह लेते हैं। हम इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आपका बिहार को 30 साल पीछे धकेलने की जो साजिश है उस साजिश को हम नाकाम करेंगे। और बिहार के नौजवान, बिहार के बुजुर्ग, बिहार की महिलाएं, बिहार के शिक्षक, बिहार के विद्यार्थी, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, उनके मुस्तकबिल को तय करने को हम लोग एक मौके के तौर पे देखते हैं कि हमको बिहार की चुनाव की राजनीति में नया खड़ा करना है, बहस बदलना है। और आप लोगों के आशीर्वाद से आप देख लीजिए इस बार के मुद्दों पे जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको हमारी घोषणा पत्र का जवाब देना हो रही है। जात पात की बात हो रहा है, मंदिर मस्जिद का बात, दर्पण है शमशान कब्रिस्तान का बात, इसको कहते हैं वो खाली दूसरे के कोर्ट में जाकर के कबड्डी कबड्डी नहीं करता है कि दूसरे के कोर्ट में जाइएगा कबड्डी कबड्डी करने के लिए तो आप होंगे एक हो और होगा 7। उसको बोला बेटा कबड्डी कबड्डी करना, तुम होंगे और हम होंगे 7। अब हम 5 लोग मिलकर के गठबंधन बनाए हैं। ये 5 पार्टियों का गठबंधन ये इस एकता का प्रतीक है कि इस बार हम उनके कोर्ट में कबड्डी कबड्डी नहीं करेंगे, उनको हम अपने कोर्ट में बुला करके कबड्डी कबड्डी करेंगे। और आप देखिए कि हमारे संकल्प पत्र का जवाब उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने 2019 में देखा कि कितनी चालाकी से इन्होंने हमारे ही घर के लोग शहीद हुए। कोई प्रधानमंत्री का बेटा फौज में नौकरी करता है, कोई मंत्री का बेटा फौज में नौकरी करता है, इसका बाल बच्चा फौज में नौकरी करता है, किसान का, गरीब का, मजदूर का। तो बेटा मर जाए सीमा पर, पुलवामा में शहादत हो जाए, अब मंत्री जी यहाँ हवाई जहाज लेकर के घूमेंगे, कहेंगे किसान को मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है,
लेकिन विमान खरीदने के लिए 7,500 करोड़ रुपया है। इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे कि बाप मरेगा खेत में, बेटा शहीद होगा बॉर्डर पे, और आप पुलवामा करके हमारा ध्यान भटकाएंगे। आप पुलवामा करके ध्यान भटकाना चाहते थे, इसीलिए हमने इस बात तय किया है कि आपके एजेंडे पे लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई इस बात के लिए होगी कि बिहार के 12 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे बनाया जाएगा। बिहार के जो 12 करोड़ लोग हैं, उनका सवाल क्या है? उनका सवाल ये है कि पढ़ने के लिए बाहर जाना है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, यहाँ तक कि ब्याह शादी के बाद घूमने के कोई पंजाब का आदमी मधुबनी में आकर के, रहता में आकर के, जयनगर में आकर के, हरलाखी में आकर के, खजौली में आकर के हनीमून मनाने के लिए आता है। कितना बढ़िया पोखर है बगल में, वो आता है यहाँ, उसको मछली खिलाते, पान खिलाते, यहाँ भी पर्यटन का विकास होगा नहीं। हमको किसी और को, पंजाबी को, हरियाणवी को, मराठी को हनीमून मनाने के लिए मधुबनी नहीं जाना है। कहा भाई, सीता जी की भूमि है ये, सीता जी की भूमि है ये, शंकराचार्य को परास्त करने वाले मंगल मिश्र की भूमि है ये, महान जनकवि नागार्जुन की भूमि है ये, संघर्षों और आंदोलनों की भोगेंद्र झा की भूमि है ये। ऐसा क्या हुआ कि एक भी पर्यटन क्षेत्र का विकास बिहार में नहीं हो पाया? ऐसा क्या हुआ भाई कि देश का सबसे कठिन एग्जाम है यूपीएससी, उसको हम लोग पास कर जाते हैं, उसका तैयारी दिल्ली में जाकर के करते हैं। क्या है भाई, दिल्ली में ऐसा क्या है, पटना में क्या नहीं है? विचार कि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोचिंग कोटा में क्यों चल रहा है, दरभंगा में क्यों नहीं चल सकता है? क्यों हमारे विश्वविद्यालयों की दुर्दशा पहुंचा दी गई? प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी बड़े राज्य का नाम ले लीजिए, गुजरात का नाम ले लीजिए, महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, सबका चीफ सेक्रेटरी बिहारी है। आप यूएन का नाम ले लीजिए, आप हर डिपार्टमेंट को उठा करके देख लीजिए, तो बिहार के लोग ही वहां पर नौकरी कर रहे हैं। यहां तक कि मॉरिशस का नेता भी बिहारी है। इतना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बिहार के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देश का। और आपको पता है वहां इस बार कौन टॉप किया है? बिहार की शेखपुरा की एक लड़की टॉप की है वहां जाकर। कोई कमी नहीं है, हम ही लोग बाहर में जाकर के बहुत अच्छा करते हैं। हमको बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है। आप 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, 24 घंटे इंटरनेट की व्यवस्था कर दीजिए। हमारे बच्चे जो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में जाकर के बीटेक करते हैं, यहीं मुजफ्फरपुर, भागलपुर में बीटेक करेंगे, और गुड़गांव में जो कॉल सेंटर की नौकरी करते हैं, यहीं मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में कॉल सेंटर खुलेगा और यहीं से काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो 12 करोड़ लोग हैं, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, बोलिए कोई पंजाबी आदमी आपके धान के खेत में धान काटता हुआ मिला है? तो हम लोगों को क्या मजबूरी है कि धान काटने के लिए पंजाब जाएं? एकदम क्या मजबूरी है? ये जो प्रश्न है कि हर चीज के लिए हमको पलायन करना पड़ता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। ये बात अपने दिमाग में डालिए। और अगर ये सरकार जिम्मेवार है तो 5 साल पछताने से तो काम नहीं चलने वाला। 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि आप सरकार को पलट सकें। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र ने, संविधान ने आपको क्या ताकत दी है, क्या फॉर्च्यूनर वाला और क्या कैरेक्टर वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, सबका वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? क्या मंदिर जाने वाला, क्या मस्जिद जाने वाला, सबका वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? क्या अमीर, क्या गरीब, सबका वोट बराबर होता है?
ये जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत से हम सरकार बदल सकते हैं, लेकिन उसमें शंका समाधान कैसे होता है। अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा मुर्गा भात का भोज चल रहा है, ठीक है, कोई पाए घर है तो लो लियो, अपने बाप के घर से तो दे नहीं रहा है, जनता का पैसा है, इधर उधर करके लूटा है, आपको वापस कर रहा है, ले लीजिए। कोई मुर्गा भात खिलाता है, खा लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अभी 5 दिन जो मुर्गा भात खाए तो यही आपको 5 साल मुर्गा बना करके रखेगा। यही मौका है कि आप अपने सवाल पर, अपने मुद्दों पर आप सरकार को पलट सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि सरकार पलटने की इस ताकत का महत्व कई बार लोग नहीं समझते। महत्व इस तरीके से है कि आप अगर अपने साहित्य को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर दौर की कोई न कोई समस्या रही है। आज अगर विद्यापति जी होते तो ये गीत नहीं लिखते, उगना रे मूर्खत्व गले रे। आज विद्यापति जी लिखते, नौकरी रे मूर्खत्व गले रे। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। आज किसी भी माँ बाप से पूछ लीजिए, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। पेट काट करके किसी तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे, पॉलिटेक्निक कराएंगे, बीटेक कराएंगे, एमबीए कराएंगे, आईटीआई कराएंगे। पहले लोग कहता था सीधका पढ़ा, बीए करने वाले को कहता था कि ब्याह तलाश करना, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए। खूब लोग टेक्निकल पढ़ाई कर लिया, जॉब कहाँ है, वैकेंसी कहाँ है। एक एक करके हमारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको रोज नीलाम किया जाता है। जब तक टीवी में हिंदू मुसलमान चलता है, देश उसमें उलझा रहता है, तब तक 4-5 को एयरपोर्ट बेच देते हैं। और जब तक हम इससे निकले, जात पात से बाहर निकले, हिंदू मुसलमान से बाहर निकले, तब तक पता चलेगा कि कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बेच दिया गया। अंग्रेज बड़ी चालाकी से हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा करके, भारतीयों को आपस में लड़ा करके, डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर शासन करते थे। ये उन्हीं से सीख लिए हैं। डेक्सी मारने में कलाकार नहीं है, परीक्षा में तो डेक्सी मार लेता है। ये लोग उन्हीं अंग्रेजों से सीख लिए हैं। जनता को उनके असली सवालों पर टिकने ही नहीं। जब हम लोग कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो बोले पैसा कहां से आएगा। उसके बाद देखे कि नहीं जनता इस बात को ले रही है, तो बोले वो 10 लाख रहे, 19 लाख चुप। मैं यही बताऊं ना कि तुम वादा किए थे 2 करोड़ का, क्या हुआ 2 करोड़ की नौकरी का, मिला 2 करोड़ रोजगार। इसको क्या कहते हैं घर की भाषा में, चलनी दुष्लक्षुप। जिसके पास खुद ही 1000 छेद हो, वो दूसरे में गलती निकाल रहे हैं। अपने 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, दूसरे का 15 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। ए भाई, हमको मोटा मोटी एक बात बताइए, भाजपा से कोई सवाल पूछिएगा तो भाजपा कहेगा कि कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था। महाराज, कांग्रेस के जमाने में यही होता था, उसी को बदल करके लोग आपको वोट दिया था। तो आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए हैं। आप मेरी आलोचना कर दें, आप मुझे बेवकूफ कह दें, इससे आप थोड़ी बुद्धिमान हो जाएंगे। लोकतंत्र में जनता को इसीलिए अधिकार मिला है कि समय समय पर सरकार बदलते रहिए। समय समय पर अगर सरकार नहीं बदलते रहिएगा तो सरकार लोकशाही को तानाशाही में बदल देगी। और इस तानाशाही का नजारा लोगों ने मुंगेर में देखा है। इस तानाशाही का नजारा जब पटना की सड़कों पर नौजवानों के ऊपर लाठियां चटकाई जाती है, तब नौजवानों ने देखा है। इस तानाशाही का नजारा जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनके ऊपर जब डंडे तोड़ दिए गए उनके पीठ पर, उसका नजारा इस देश के, इस राज्य के शिक्षकों ने देखा है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त वक्त पर बदलाव होते रहना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता तो 5 साल में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। विकास पुरुष जब आए थे तो जिंदगी भर के लिए उनको ही विकास पुरुष घोषित कर दिया जाता। ये 5 साल में सरकार क्यों बदली जाती है? 5 साल में सरकार इसलिए बदली जाती है कि 5 साल के सरकार का लेखा जोखा किया जा सके। आई लोग बड़ा होशियारी कर रहे हैं कि अपना 5 साल का हिसाब नहीं देंगे, दूसरे का 15 साल का हिसाब मांगेंगे। इस चालाकी को इस और इस समझदारी के साथ देखिए, तवा पर रोटी बनाइएगा ना, नहीं तो जड़ जाए। सरकार बन गई है, सरकार को अगर समय समय पर नहीं पलटते रहिएगा तो हमारा भविष्य भी जड़ जाएगा। अगर आप अपने भविष्य को उज्जवल रखना चाहते हैं तो सरकार को आपको पलटना पड़ेगा। बोलिए चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर सरकार पलटने के लिए मन बना लिए हैं तो एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। जैसे एक एक ईंट जोड़ने से मकान बनता है। ये स्कूल आपके सामने ही बना होगा, कॉलेज आपके सामने बना होगा, ये मंदिर आपके सामने बना होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रातों रात खड़ा हो गया है। एक एक ईंट जोड़ करके बनाया गया है। जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। अगर एक एक विधायक को हम नहीं जिताएंगे तो बहुमत नहीं मिलेगा, और बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए 35 नंबर का जरूरत है। 35 नंबर भी लाएंगे ना तब भी फेल हो जाएंगे। 34.5 नंबर लाएंगे तब भी फेल हो जाएंगे। अगर पास करना है तो पूरा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि तरह तरह का चिन्ह लेकर के लोग घूम रहे हैं। लड़ाई जब आमने सामने की है तो तरह तरह के चिन्ह के फेरा में पड़ने का जरूरत नहीं है। सरकार बदलना है ना, मन बना लिए है ना, तो जो मुर्गा भात खिलाता है खा लीजिए। ईवीएम के सामने जाइएगा तो सरकार बनाने के लिए वोट कीजिएगा। महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना वोट कीजिए, सरकार बदलिए। और ये सरकार बदलना इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया बिहार को देख रही है। पूरी दुनिया की मीडिया की नजर बिहार पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा जमहूरियत है इस मुल्क का। और पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है कि कोरोना के बाद, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का भी वैक्सीन भी नहीं आया है, और मैडम फ्री में बांट भी नहीं रही है, बच्चा हुआ नहीं, नाम भी रख दिए, झुनझुना भी देना आज में। कोरोना चल रहा है। लॉकडाउन के बाद ये पहला चुनाव है, और आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सबसे दर्दनाक तस्वीर अगर किसी प्रदेश के लोगों की देखने को मिली तो वो हमारा बिहार है। हमने देखा कि हमारे परिवार के लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए। आप ही के बगल की लड़की है ना, 1000 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने पिताजी को लेकर के आई, दरभंगा की ज्योति। आपने देखा कि स्टेशन पे मां की लाश पड़ी हुई है और बच्चा उसका चादर खींच रहा था। सरकार से पूछा गया कि कितने लोग मारे गए लॉकडाउन के दौरान। बेशर्म सरकार ने कहा कि नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया नहीं बताएंगे। लॉकडाउन में कितने लोग मारे गए नहीं बताएंगे। इस देश में आरोग्य सेतु ऐप कौन बनाया नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा ना, ठीक है। प्रधानमंत्री आए और बिहार में एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे थे। कह रहे थे जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी, सब एनडीए है। वो एनडीए का मतलब कुछ और बता रहे थे, हम लोग भी एनडीए का मतलब कुछ और समझ लिए। जैसे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कितने लोग मारे गए ये नहीं बताएंगे, तो एनडीए का मतलब यही होगा नहीं देंगे। आप डाटा नहीं देंगे,
जितने लोगों की मौत हो गई है उसी राज्य में आकर के उसी बेशर्मी से वोट मांगने की हिम्मत कर रहे हैं ये लोग। पूरी दुनिया बिहार के लोगों को देख रहा है और बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिहार के लोग बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग होते हैं, राजनीतिक समझबूझ वाले लोग होते हैं। जब पूरी दुनिया बिहार को देख रही है तो ये बिहारियों के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि जिसने हमें पैदल चलाया था उसको इस बार विधानसभा से दौड़ा के भगाएंगे। हमारी जिम्मेवारी है कि उनको हरा करके पूरी दुनिया को ये संदेशा देंगे कि लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ जो हुआ है उसकी तकलीफ को हम नहीं भूले हैं। हमारे नौजवानों के ऊपर नौकरी के लिए हाथ में प्रमाण पत्र लेकर ट्रेनों में लटक करके परीक्षा केंद्रों पर जो उनको दौड़ाया जाता है वो तकलीफ हम नहीं भूलेंगे। हमारे किसान जो खेतों में मेहनत करते हैं और मंडी जाते हैं उनके अनाज का दाम नहीं मिलता है, ये हम नहीं भूलेंगे। बिहारियों को अपने आत्मसम्मान के लिए वोट करना पड़ेगा, बिहार को बदलने के लिए वोट करना पड़ेगा। चलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हम आश्वस्त हो जाए ना, पक्का भरोसा। फिर से सीताराम बाबू जा रहे हैं ना, पक्की बात है ना। तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नौजवान सब फोटो खिंचाता है, बहुत बढ़िया। नौजवान सब जोश रखना 10 तारीख तक बचा है। नौजवान सब सेल्फी खिंचाता है, बहुत बढ़िया बात। फेसबुक लाइव करता है, बहुत बढ़िया बात। मोटरसाइकिल जुलूस में चलाते चलाते खड़ा हो जाता है, ये सब जोश खूब अच्छा है। लेकिन बस एक बात को याद रखिएगा कि आपकी लड़ाई ऐसी शक्ति से है जो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल करेगा। अगर आपको इससे मुकाबला करना है तो आप अगर सिर्फ मतदाता बन करके रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। बिहार के बदलाव के इस जन आंदोलन में, इस चुनाव में आप सिर्फ मतदाता नहीं हैं, आप इस बदलाव के सिपाही हैं, आप कार्यकर्ता हैं। बोले कार्यकर्ता बनेंगे नहीं बनेंगे? सीताराम बाबू चिंता मत कीजिए, एक एक बूथ पे आपको पोलिंग एजेंट मिलेगा, मिलेगा नहीं? सब अपने अपने बूथ की रक्षा करेंगे ना। और जितने भी लोग हैं गिनती गिन करके मूरी के हिसाब से, अगर कोई चलने फिरने में असमर्थ हो तो अपने साइकिल पे बिठा करके, मोटरसाइकिल पे बिठा करके वोट गिरवाना है और इस जोश को, इस हवा को ईवीएम मशीन में पहुंचाना है और एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में दिलवाना है। तो ये काम होगा कि नहीं होगा? अगर ये काम होगा तो इस बार बिहार में बदलाव होगा। इसी शर्तों के साथ मैं इस बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।